तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, उसके बेसिक नेचर के बारे में बताया था। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ओरिजिनेट किया था मैंने वो भी बताया था। और आज जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना है वो ये है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। ये जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और मेंस प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में हर अल्टरनेट ईयर पे एक सवाल जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आता ही आता है। तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आए दिन न्यूज में भी बना रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जुडिशियल रिव्यू से काफी ज्यादा हो जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो यूएसए से ही आया है। ये जो कंसेप्ट है ये भी कंसेप्ट कहां से आया है? यूएसए से आया है। एक बहुत ही फेमस केस के बारे में पूछता है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीसीएस में ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, कि ऐसा कौन सा केस था जिससे जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिनेशन हुआ। एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर केस, एक केस थी जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताती है, तो ये केस यूएसए का एक केस था जो 1803 में हुआ था। 1803 का केस है ये। इसका नाम था मैडिसन वर्सेस मैलबेरी। मैडिसन वर्सेस मारबरी। मैडिसन वर्सेस मारबरी ये केस थी। इस केस में यूएस की जो जुडिशरी है उसने पहली बार जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूज किया था। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू को अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर बताऊं जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी हमारे यहाँ क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है और हाई कोर्ट होती है। मैंने पिछले क्लास में आपको एक पिरामिड बता के समझाया था कि जो एपेक्स कोर्ट होती है हमारे इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके जस्ट नीचे हाई कोर्ट होती है। बट हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये दोनों हायर जुडिशरी को कंस्टिट्यूट करता है, उससे बनाता है। और जो लोअर कोर्ट्स होती हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं वो सारी लोअर कोर्ट्स यानी कि सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होती हैं। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये किसके पास है? क्या सारे कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है? नहीं, जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है? हायर जुडिशरी के पास है। और हायर जुडिशरी में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आता है। तो ये पावर है क्या आखिरकार? पावर तो चलिए समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक जुडिशियल रिव्यू चीज है जो एक पावर है जो हायर जुडिशरी के पास है। तो ये पावर क्या है? टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। इसका मतलब है कि ये किसी कानून को क्या कह सकती है? गैर संवैधानिक या फिर खोखला, मतलब उसका संवैधानिक जो स्टेटस है उसे ये खत्म कर सकती है। ये पावर होती है जुडिशरी के पास कि किसी भी लॉ को ये क्या कह सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो क्या ये हमेशा कह सकती है? नहीं, एक कंडीशन पे कहेगी, इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये संविधान के किसी भी प्रोविजन, संविधान में जो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो बहुत सारे लॉज हैं, अगर वो उन किसी पॉइंट्स या प्रोविजंस को ये वायलेट करता है, उसके अगेंस्ट जाने का कोशिश करता है कोई लॉ, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उस लॉ को वो क्या कह सके? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सके और वॉइड कह सके। एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन। यानी कि जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशरी का पावर है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कहने का। कब कहने का? जब वो जो लॉ है वो कैसा हो? अगर संविधान के किसी प्रोविजन को ये क्या कर रहा हो? वॉयलेट कर रहा हो। तो ये है हमारा जुडिशियल रिव्यू का एक छोटा सा कंसेप्ट। इसके बाद भी हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो अभी तक हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन जाना जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। अब हम थोड़ी और भी बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू और क्या कहता है। हालांकि ये जुडिशियल रिव्यू खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे और इससे मेन से जुड़े हुए सारे सवाल भी करेंगे। मेरा पर्पस है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना। मैं इसलिए आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनमें बहुत बार ये टर्म यूज किया गया है जुडिशियल रिव्यू।
तो जब तक आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक आपको वो केसेस समझ में नहीं आएंगे, और वो केस समझ में नहीं आएंगे तो ये आर्टिकल 13 आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है कि ये मैंने आपको पहले बताया भी कि कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, यूएस से ओरिजिनेट होता है। और एक फेमस केस के बारे में बताया मैंने, मारबरी वर्सेस मेडिसन 1800 तो कभी कभी स्टेट पीसेस में डायरेक्ट सवाल आता है कि कौन से केस जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, मारबरी वर्सेस मेडिसन 1800। ये यूएस का केस है, ये यूएस का केस है, यूएस केस। तो जो वर्ड जुडिशियल रिव्यू है वो भारत के, अगर हम प्रोस्पेक्टिव से बात करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से बात करें, तो ये जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है, ये वर्ड कहीं मेंशन नहीं किसी भी संविधान में, किसी भी आर्टिकल में डायरेक्टली। अगर आपसे सवाल क्वेश्चन कभी कभी पूछता है घुमाने के लिए कि ये जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है, ये वर्ड क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये वर्ड जो है, द वर्ड, इस पे फोकस रखिएगा, द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू वर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारे आर्टिकल में 3 जगह मिलता है, ये आर्टिकल में 3 जगह मिलता है। और सवाल बहुत ही बार पूछा गया सवाल है और गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो पहला सवाल पूछा गया कहाँ मेंशन, तो ये मेंशन 2 जगह, एक जगह इम्प्लिसिटली है और एक जगह एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है कि अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से मतलब वो डायरेक्टली नहीं, आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये जुडिशियल रिव्यू की तरफ ही कहना चाह रहा है, तो वो एक हिंट दे रहा है आपको, लेकिन वो स्ट्रेट अवे नहीं कह रहा है कि वो जुडिशियल रिव्यू ही है। तो वो कौन सा आर्टिकल कहता है, 32 एंड 26। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आर्टिकल 32 और 26 क्या था, बेसिकली कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करके, 32 यूज करके। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप रिट पिटीशन डालेंगे तो वो भी, वहां पे भी आप जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये मेंशन नहीं है डायरेक्टली कि आपको जुडिशियरी जाना, मतलब प्रोटेक्शन करना है, स्टेट का काम है प्रोटेक्ट करने का। इम्प्लिसिटली, अस्पष्ट रूप से मेंशन। तो क्वेश्चन आता है कि इन विच आर्टिकल द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड। अस्पष्ट रूप से जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ये कहां मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 है। और एक्सप्लिसिटली कहां मेंशन है, ये स्पष्ट रूप से कहां मेंशन है, तो ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में मेंशन है। अब ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या होता है, ये इसके बारे में बात करूंगा, इसके लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देता है। जो फंडामेंटल राइट हमें और आपको मिली है, इसलिए क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। जब हम इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 को, तब आपको समझ में आएगा कि जुडिशियल रिव्यू वहां पे कैसे अप्लाई हो रहा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो हमने बताया कि एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, तो ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 बेसिकली कहता क्या है, इसके लैंग्वेज को समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये कहता है कि स्टेट को मैंने आपको बताया था, स्टेट कहां से डिफाइन होगा, आर्टिकल 12 से डिफाइन होगा। स्टेट यानी कि कोई भी सरकार, ठीक है, और भी बहुत सारी डिटेल थी। बेसिकली यहाँ पे लॉ अगर कोई बनाता है तो वो लेजिस्लेचर बनाती है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकती है या हमारी पार्लियामेंट भी हो सकती है। स्टेट शैल नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट्स बाय मेकिंग अ लॉ, कानून बनाकर, बाय मेकिंग अ लॉ। इफ सच लॉ इज मेड, अगर वैसा कोई कानून बनता है, इफ सच लॉ इज मेड, इट शैल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट, कोई भी सरकार, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है, ऐसा लॉ बनाती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, तो वो लॉ कैसा घोषित कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक और खोखला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हमने जुडिशियल रिव्यू का जो भी डेफिनेशन देखा कि एक पावर है जुडिशियरी की जो एंजॉय करता है, हायर जुडिशियरी एंजॉय करता है, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और ये कैसा पावर था, वैसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजंस को वायलेट करता है,
उस लॉ को वो क्या कर सकता था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो कहीं ना कहीं वही लैंग्वेज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ नहीं कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज नहीं किया गया इस आर्टिकल में, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का जो सार होता है, जो मेन कोर आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का, वो इसमें मेंशन है। तो इसीलिए ये आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू को एकदम बिल्कुल कह सकते हैं डायरेक्टली बता रहा है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता रहा है। तो एक्सप्लिसिटली दिस आर्टिकल मेंशन अबाउट जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों आ जाता है, इस बात को समझेंगे, लेकिन इसको समझने के थोड़ा पहले जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अगर हम बात करें, इसे आप नोट कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की बात करें, तो जुडिशियल रिव्यू जब अप्लाई होता है तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नेचर होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस फाइल होता है, केस फाइल होता है, केस फाइल अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मान लीजिए केस फाइल हुआ जिसमें संविधान का वायलेशन हो रहा है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा लॉ बना होगा जो लॉ क्या कर रहा है, किसी संविधान की किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि जो लॉ बना है, केस फाइल रिगार्डिंग अ लॉ मेड बाय सम अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सम अथॉरिटी। अब देखिए ये चीज है यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जज की बेंच बैठेगी, वो क्या करेगी, उस लॉ को स्टडी करेगी और उस लॉ के बारे में विचार करेगी और बताएगी कि ये लॉ क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो जिसने फाइल किया उसे ऐसा अनुमान लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, बट उसके कह देने से वो मान नहीं लिया जाएगा कि ये वायलेट कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसके नेचर के बारे में, उसके जो आइडिया है कि वो वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मान लीजिए दो ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जब इंटरप्रिटेशन किया, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, और एक इंटरप्रिटेशन किया, सेकेंड इंटरप्रिटेशन। तो मान लीजिए कि दो बार बेंच बैठी, एक बार पहली बार जब बेंच बैठी तो उसमें पहली बार कुछ इंटरप्रेट किया गया लॉ के बारे की, लॉ का नेचर ऐसा 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 है, और दूसरी बार इंटरप्रेट किया गया तो मान लीजिए कि लॉ का नेचर ऐसा 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 है। और दोनों बार अगर मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस नतीजे पर आई वो डिफरेंट नतीजे पर आई, तो वो मानेंगे किसे, पहले वाले को या दूसरे वाले को। जैसे कि पहले इंटरप्रिटेशन में इन्होंने कहा कि ये लॉ है, जो लॉ है जिसके बारे केस फाइल, वो लॉ कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि वो वायलेट नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरे इंटरप्रिटेशन में इन्होंने कहा दिया कि लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब है कि पहले केस में वो बोल रहे हैं कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरे इंटरप्रिटेशन में कह रहे हैं कि लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो मानेंगे किसे, तो वो पहले इंटरप्रिटेशन को मानेंगे। वो किसे मानेंगे, पहले इंटरप्रिटेशन को। तो ये कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि पहले इंटरप्रिटेशन को ही मानेंगे कि पहली बार जो हमने इंटरप्रेट जो किया उसमें हमने उन्हें संवैधानिक माना, तो ये लॉ संवैधानिक होता। अगर गैर संवैधानिक होता फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में तो वो गैर संवैधानिक ही रह जाता। ये थोड़ा सा आइडिया था। और भी इसमें कुछ आइडिया होती है, जैसे कि क्या जुडिशियरी खुद से किसी लॉ को कह सकती है कि इस पे हम जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करें। मानिए कि कानून पार्लियामेंट बना दिया, उस पे कोई एक्शन कोई इंसान नहीं ले रहा है, कोई केस फाइल नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मन क्या कि नहीं ये कानून हमको ठीक नहीं लगता है, इसको हम जुडिशियल रिव्यू में के अंतर्गत लाएंगे और इसको स्टडी करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये काम जुडिशियरी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सारा काम हम ही करने लगेंगे, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है वो सारा लॉ लेजिस्लेचर को जुडिशियरी का मन करते जाएगा कि नहीं इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके हिसाब से वो जजमेंट दे लेगी, तो एक बायसनेस क्रिएट हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगी हमारी जुडिशियरी, और लेजिस्लेचर का जो काम है वो डाइल्यूट होगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, सेपरेशन ऑफ पावर,
वो नहीं होगा। जैसे कि हर का पावर अलग अलग है, लेजिस्लेचर का पावर अलग है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का पावर अलग है कि उस कानून को फॉलो करना, और जुडिशरी का अलग है कि न्याय व्यवस्था को देखना। तो अगर आप एक दूसरे के पावर में घुसते जाइएगा तो पावर डाइल्यूट होगा, प्रिंसिपल्स डाइल्यूट होगा, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल डाइल्यूट होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि जुडिशरी खुद से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं ला सकती है, खुद से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं ला सकती है। देखिए मैंने भी आपको बताया, वही बात है, मैंने से लिख दिया है कि अ कोर्ट शैल नॉट अप्लाई जुडिशियल रिव्यू सो मोटो। इसका मतलब होता है बाय इट्स ओन, खुद से, बाय इट्स ओन। It is expected to apply when the constitutionality of a law is challenged before the court. जब तक कोर्ट में किसी लॉ को चैलेंज नहीं किया जाएगा तब तक जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन एक वर्ड मैंने यूज किया, ऑर्डिनरीली, आमतौर पर। कुछ स्पेशल केस होती है जो जुडिशरी में जब हम पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जहां से वो उस पावर्स का यूज कर सकती है। तो वो भी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो उसके बारे में हम जुडिशरी में बात करेंगे। फिलहाल ये जानना है कि जनरली, ऑर्डिनरीली, a court shall not apply judicial review so motu. It is expected to apply when the constitutionality of a law is challenged before the court. और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ordinarily a court shall not apply judicial review on a law that has not brought under legal enforceability. मतलब कोई लॉ जिसको लीगल सेंसिटी नहीं प्रोवाइड हुआ है, मतलब उसको कानूनी दर्जा नहीं मिला है, तब तक उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कोई बिल सरकार लाती है, पार्लियामेंट में बिल आती, तो बिल कानून नहीं होता है, कानून बनता नहीं है, वो एक प्रोसेस में होता है कि कानून जब तक वो बिल पास नहीं होगा, संसद से पास नहीं होगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो जब तक उसे कानून का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकती। ये बेसिक पॉइंट्स है जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम और भी डिटेल बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं सिर्फ जुडिशरी से जब टॉपिक जुडिशरी से जुड़े हुए टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां जुडिशियल रिव्यू बताऊंगा। जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ कुछ टर्म्स और भी ऐड होते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है और सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का एक्सेसिव यूज करती है, जिससे रिलेटेड जुडिशियल एक्टिविज्म आता है और जुडिशियल रिफ्रेन आता है। तो ये तीनों का जो लिंक है ये मेन से बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल। ये था मेरा पहला पार्ट जो आज के डिस्कशन का पार्ट था, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट के बीच में रिलेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है डिस्कशन का वो ये आएगा कि क्या हम संविधान को बदल सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि प्रेजेंट डे में अभी क्या रूल है कि क्या हम संविधान को बदल सकते हैं, मींस उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिकली फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि क्या संविधान में हम को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको समझते हैं कि अमेंड करने का जरूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है, रिजिड इन द सेंस कि उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, और अगर होता भी है तो बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा सोसाइटी होता है, समाज होता है, वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब हो गया चेंज करते रहता है, टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहता है। तो अगर संविधान अगर आपका रिजिड है, वो बदल नहीं रहा है, क्योंकि संविधान तो जिस वक्त बना होगा तो उस वक्त की सोसाइटी का परिवेश कुछ और होगा, और अगर 50 साल बाद की बात करें तो उस टाइम सोसाइटी का परिवेश कुछ अलग होगा, क्योंकि वो तो बदलेगा ही, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक होती है, वो चेंज होते रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें संविधान को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अमेंड करना पड़ता है। तो हमारा संविधान जब बना था तो हमारा संविधान बनने के बाद जो पहला
संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जो संशोधन कुछ आर्टिकल्स में हुए, वही आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट केस की तरफ हमें ले गए। इन्हीं के कारण कुछ इंपॉर्टेंट केस ऐसे आए सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला उन्हें, और वो सारे केस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी रेलिवेंट होते हैं। तो पहला समझिए इस बात को कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो इसमें वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे जिसमें संशोधन किया गया, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, उसके लिए कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पार्ट को ही लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मैं सारे संशोधनों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, मैं उस पार्ट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जो हमारे लिए भी रेलिवेंट है। तो इसमें आर्टिकल 15, 19 एंड 31 को क्या किया गया, अमेंड किया गया। मतलब आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में क्या किए गए, संशोधन किए गए। तो संशोधन जो किए गए वो बेसिकली क्या किए गए, इस बात को समझते हैं। तो आर्टिकल 19 में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल उस टाइम हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक आर्टिकल हुआ करता था, जो कि अभी प्रेजेंटली आर्टिकल 19 से हटा दिया गया है। मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसे लीगल राइट्स के दर्जा दिया गया है, मींस कि वैसा संवैधानिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा है। आर्टिकल 308 राइट टू प्रॉपर्टी। तो बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी में किया क्या गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया नहीं गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट कर दिया गया था। इसके पावर्स को क्या किया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था। इसके पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था। बेसिकली इसको लिमिटेड करने का कारण था कि जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो देश आजाद जब हुआ था तो उस टाइम जमींदारी सिस्टम अंग्रेज के समय ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो कुछ जमींदार, ऐसा कुछ नहीं, बहुत जमींदार ऐसे थे जिनके पास एक्सेस में अपनी लैंड हुआ करती थी, इक्वालिटी ऑफ लैंड नहीं था, मतलब लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वली नहीं था। मींस किसी एक आदमी के पास बहुत ज्यादा लैंड है और किसी एक के पास कम लैंड है। तो सरकार का लैंड रिफॉर्म्स का कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी वक्त, लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट, और इसके कारण एक एक्ट भी आया था। उस एक्ट को फॉलो करने के लिए सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। अब ये जो पहला संशोधन जो हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो सरकार थी वो प्रोविजनल सरकार थी, जो फ्रेश इलेक्शन से सरकार नहीं बनी थी। जो उस कैबिनेट की जो सरकारें थी उस वक्त उन्होंने संशोधन किया था इसमें। और लैंड रिफॉर्म जो के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी के पावर को लिमिट कर दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी के जो पावर को लिमिट किया गया, तो उसमें बहुत सारे जमींदार को क्या हो गया, गुस्सा आया। अब उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाना चालू किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो जा रहे हैं तो डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो बात भी सही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 19 का पार्ट है, तो आर्टिकल 19 आपका वायलेट हो रहा है, सरकार उसके पावर को लिमिट कर रही है, तो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेट तो है ना, वायलेट तो कर रही है ना। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे बहुत लोग हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस था वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस जो था वो क्या था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस क्या था, इसको हम समझते हैं। पहले आप इसे थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम उस केस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या राय था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे।
कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया, क्या रीजन दिया और क्या इसने कहा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का जो केस था, इसने चैलेंज किया था, किसे चैलेंज किया था? इट चैलेंज्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया, जिसने आर्टिकल 15, 19 और 31 में क्या किया था? संशोधन किया था। बेसिकली आर्टिकल 31 में क्या हुआ था कि आर्टिकल 31 में एक नया 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसमें ब्लैंकेट प्रोटेक्शन उसे दिया गया था। मतलब कहा गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ इंक्लूडेड होगा, संविधान का कुछ लॉ जो उसमें 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड होगा, उस पे कोई उसको संशोधित या उस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता है। तो वो 31 था। तो वो मेरा जुडिशियल रिव्यू जब हम डिटेल में करेंगे तो आर्टिकल 31 के बारे में समझेंगे, और जब हम फंडामेंटल राइट में भी आएंगे तो वहां पर भी समझेंगे। मेरे लिए समझना ये है कि शंकरी प्रसाद और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का क्या राय था, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो किसने चैलेंज किया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट होता है, हमारा पार्लियामेंट होता है, इसके पास दो पावर होते हैं, दो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। मतलब कानून बनाने के दो तरीके के पावर होते हैं। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर बेसिकली है, इसमें संविधान में किसी पार्ट में आप छेड़छाड़ या उसमें बदलाव या किसी चीज को जोड़ना है तो आप इस पर्टिकुलर पावर के साथ करेंगे। और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, अगर आपको कोई नया कानून बिल एक्ट के फॉर्म में लाना है तो आप उससे लाएंगे। तो बेसिकली ये जो पावर यूज होता है, ये आर्टिकल 368 के कारण आता है। ये आर्टिकल 368 के कारण आता है। अब ये आर्टिकल 368 क्या होता है? तो आर्टिकल 368 बेसिकली ये इस पावर को डिफाइन करता है, इस पावर के बारे बताता है। तो हम आर्टिकल 368 के बारे में बात करेंगे। और ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है जो 368 के अलावा, अदर देन आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 के अलावा जो भी पावर से जो कानून बन रहा है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसका लें तो स्टैट्यूटरी लॉज, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एटसेट्रा। बेसिकली स्टैट्यूटरी लॉ जो कानून एक्ट के फॉर्म में है, उससे मैंने स्टैट्यूटरी लॉ का जो पार्लियामेंट लाती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब सरकार फंक्शनल नहीं होती, जब सरकार नहीं होती है, काम पे नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहां का स्टेट का गवर्नर वहां का हेड होता है। तो गवर्नर या नेशनल अगर लेवल पे अगर इमरजेंसी वगैरह लगा है जहाँ पे सरकार फंक्शनल नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट या गवर्नर होंगे जो वो रूल्स लाएंगे उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, ये जो छोटे मोटे एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं, ये इसे लाते हैं। तो ये सब सारे रूल्स ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है। और जो 368 से जो आता है, चेंजेस आता है, तो बेसिकली इसे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर इसलिए भी कहते हैं, इस बात को समझिए कि ये एक तरह का क्रिएटिव पावर है। इट इज अ क्रिएटिव पावर enjoyed by कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसे एंजॉय करे। बेसिकली ये केस चल रहा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 का, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी जो सरकार चला रही थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो चुनाव नहीं हुए थे उस वक्त हमारे यहाँ। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि इतना क्रिएटिव पावर है, ये क्रिएट कर सकता है किसी नई चीज को, संविधान के अंदर क्रिएट कर सकता है। ये सारे जो कानून होंगे वो संविधान के अंदर नहीं जुटेंगे इससे थ्रू। अगर संविधान में आपको कुछ छेड़खानी करनी तो आपको ये पावर को यूज करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास दो तरीके के पावर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। अब
बात उठा, सवाल क्या आया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझना होगा कि ये आर्टिकल 13 की बात हो रही है, इसमें एक वर्ड होता है लॉ। ये लॉ का मीनिंग क्या है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। नोट कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा समझते हैं कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बेसिकली बताता है लॉ वर्ड के बारे में। ये जो लॉ वर्ड है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, लॉ वर्ड है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इट इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी लॉज, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन एटसेट्रा। तो यानी कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था संकरी प्रसाद वर्सेस, उसमें उसने कहा कि पार्लियामेंट के पास दो पावर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर और दूसरा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। तो 13 जो 3 है, आर्टिकल 13 जो सब क्लॉज 3 जो संविधान में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसमें जो लॉ वर्ड आ रहा है ये इंक्लूड किसे कर रहा है, स्टैट्यूटरी लॉज को कर रहा है, ऑर्डिनेंसेस को करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन करता है, बाय लॉज को भी कर सकता है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो बाय लॉज को भी कर सकता है। अब ये बाय लॉज क्या होते हैं, तो बेसिकली ये लोकल अथॉरिटी बनाती, जैसे कि ग्राम सभा, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये जो कानून बनाती है इसे बाय लॉज कहते हैं। मींस लोकल अथॉरिटीज के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है वो बाय लॉज होता है, ये लॉ को कंस्टिट्यूट करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सारे लॉज हैं ये किसके पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का पार्ट है, मतलब जो एक नॉर्मल जो पार्ट होता है पार्लियामेंट का पावर है वो बस लॉ इसी से बना सकता है। इसका मतलब ये किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर को यूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जिस पावर का यूज करके आप संविधान में छेड़खानी कर रहे हैं उस पावर को यूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल भाषा में समझाऊं, कि अगर आप संविधान में इस पावर का यूज करके कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो लॉ का पार्ट नहीं होगा, उसे लॉ के अंदर हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे, मतलब वो कानून नहीं बनेगा। कानून कौन बनेगा, जो आप पार्लियामेंट से लॉ लाएंगे, बिल पास करेंगे, एक्ट्स लाएंगे, वो कानून का पार्ट बनेगा। ये समझ में आया होगा आपको। तो संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास ये दो पावर तो है, इसी से वो कुछ भी चेंजेस कर सकती है, या तो नया कानून ला सकती है या फिर जो संविधान में चेंज करना है तो वो इसके पावर से यूज करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर से यूज करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से कहा कि क्योंकि सरकार के पार्लियामेंट के पास दो तरीके के पावर है, तो एक पावर अगर वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यूज कर रही है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर यूज कर रही है, तो वो संविधान में चेंजेस नहीं कर सकती है। वो संविधान में चेंजेस कभी चेंज करेगी जब वो इस पावर का यूज करेगी। तो उसने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि सरकार जो है वो चेंजेस कर सकती है, लेकिन किसका यूज करके, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, एक तरह से वो सही मान लिया गया कि हाँ ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को एक तरह से उनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, उनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया। उसने किसके फेवर में जजमेंट दिया, सरकार के फेवर में, कि हाँ ये जो संशोधन है ये सही है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास दो पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर और दूसरा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। क्योंकि अगर उसे संविधान में कोई चेंज करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके संविधान में चेंज कर सकती है। तो फर्स्ट ये जो मेरा था वो क्या था, वैलिड था। तो संकरी प्रसाद में जो रूलिंग आई, जो वर्डिक्ट आई सुप्रीम कोर्ट का, जो रिजल्ट मतलब जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, वो ये था कि पहला सीए क्या है, वैलिड है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। तो अगर सवाल आपसे आता है कि संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट ये दिया था कि हाँ हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। सिंपल सा बात यही है, हमें समझना इतना ही था, लेकिन आपको ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे के जो केसेस है उसे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसी से जुड़ा हुआ एक और केस आया था, जैसे संकरी प्रसाद ने किया तो वैसे ही और ने भी केस किया। तो एक और केस जो आया था वो इंपॉर्टेंट, मैं केस के बारे में डिस्कस नाम लिख देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर मैं लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो एक तरीके का सेम केस ही था, संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देखा था, तो उसी के जैसा एक और केस आया था, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। इस
केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम वर्डिक्ट दिया कि संविधान को हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन आता है कि सज्जन सिंह का वर्डिक्ट और ये शंकरी प्रसाद का वर्डिक्ट क्या था, सेम था। दोनों केस में संविधान में क्या कर सकते थे, हम संशोधन कर सकते थे, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो उसे संशोधन कर सकता है। ये दोनों वर्डिक्ट को जो ओवर रूल किया था, इस दोनों वर्डिक्ट को जो चेंज किया था, जो केस, वो केस का नाम था गोलकनाथ। अब जो केस आया वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में जो जजमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो जजमेंट शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जो जजमेंट आया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, बट इस जजमेंट ने उसे ओवररूल कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट एंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट एंजॉयज ओनली वन टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जो कि क्या है, सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, जो कि सिर्फ क्या थी, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। यानी कि पार्लियामेंट सिर्फ एक तरह के पावर को एंजॉय करती है, जो कि सिर्फ क्या है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। उसने कहा कि उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास दूसरा भी एक पावर होता है। जो हमने बात किया था वो कौन सा था, इट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, जो कि कहां मेंशन है, आर्टिकल 368 में मेंशन है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसे रिफ्यूज कर रही है, उसके पीछे भी उसने कुछ ना कुछ लॉजिक तो दिया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ अमेंडमेंट के प्रोसेस को बताता है, अमेंडमेंट किस तरह से होगा उस प्रोसीजर को बताता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर नहीं दे रहा है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, अगर संविधान में किसी को संशोधन करना है तो ये प्रोसीजर्स प्रॉपर दिए गए, वो पावर उसको नहीं दे रहा है। तो जब पावर ही नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो संशोधन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास पावर ही नहीं है संशोधन करने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसका जो मेन रीजन था, जो लॉजिक था, वो ये था कि इसका लॉजिक ये था कि इसने कहा कि आर्टिकल 368 provides the procedure for the process of amendment. It does not give power to the parliament to amend the constitution, यानी कि 1967 में अब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही पावर है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, जिससे वो सिर्फ नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस वगैरह ही ये आ सकते हैं, मतलब संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती। और उसने कहा कि जो आर्टिकल 368 है उसमें पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है अमेंड करने का, वो बेसिकली उस आर्टिकल 368 प्रोसीजर बता रहा है। जो पहले दो केस में आर्टिकल 368 का यूज किया गया था, जिसके थ्रू बता रहे थे कि हाँ इसके थ्रू ये अमेंड कर सकते हैं, इसने उसे कह दिया यहाँ पे कि वो पावर ही नहीं देता है। तो इस केस का जो वर्डिक्ट था वो ये था, वर्डिक्ट बेसिकली बता ही दिया है, वर्डिक्ट ये था कि पार्लियामेंट कैनॉट amend the constitution, ये बात थी। अब ये बात बहुत गंभीर बात थी। उस टाइम इंदिरा गांधी का समझिए 1967 में राइज हो रहा था, इंदिरा गांधी धीरे धीरे पावर में आ रही थी, और इंदिरा गांधी जैसी लेडीज, थोड़ी एरोगेंट लेडी थी, उसे ये बात पचा नहीं, और उसने इसके जवाब में
उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, और जिसका आप अगर नेचर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सरकार कितनी मतलब खतरनाक थी उस समय। तो इसको चैलेंज किया, इसके रिस्पॉन्स पे जो एक संविधान में संशोधन जो आया वो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 4 साल के बाद, 67 के 4 साल के बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971। इंदिरा गांधी के रिजाइन में आया, इंदिरा गांधी के काल में आया, जो कि इसको एक तरह से चैलेंज कर रहा था, इसको एक तरह से चैलेंज कर रहा था। तो अब ये क्या था इसको भी समझते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखा था मैंने गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संविधान उसके रिस्पॉन्स में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाता है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस करता है। यहाँ पे आपको समझिए कि सरकार का दिमाग देखिए कि वो कितना तेज थी इंदिरा गांधी की सरकार। उसने क्या किया, उसने आर्टिकल 368 के टाइटल का ही नाम चेंज कर दिया, उसने आर्टिकल 368 के टाइटल को ही चेंज कर दिया, उसने उसे नाम दे दिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने आर्टिकल 368 का नाम ही चेंज कर दिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर, और देयरफॉर के आगे ब्लैंक है, और वो सरकार अपने हिसाब से उसे कर सकती है। सोच के देखिए कि अब यहाँ से आर्टिकल 368 में ये भी मेंशन हो गया ना इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि जो पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पावर भी आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में कहा था कि पावर नहीं है संविधान के सदन के पार्लियामेंट के पास कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन अब तो संविधान में इन्होंने चेंज कर दिया और लिखवा दिया कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर। तो ये था दिमाग। और दूसरा जो सबसे मेजर काम इन्होंने क्या किया वो था ये कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो हमने पढ़ा उससे बताया कि जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में ये पढ़ा हमने सॉरी कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो संविधान की किसी प्रोविजन को छेड़छाड़ करता है। अगर वो लॉ बनाती है तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होगा। अब देखिए सरकार वहां से बचने के लिए उसने क्या किया, nothing in the article 13 shall include a constitutional amendment under article 368। उसने कहा कि अगर आर्टिकल 368 से हम कोई संशोधन कर रहे हैं तो आर्टिकल 13 का पार्ट नहीं होगा। तो अब आर्टिकल 13 का जब वो पार्ट ही नहीं होगा तो यानी कि आपका फंडामेंटल राइट वगैरह का कुछ वायलेशन ही नहीं हुआ। तो सरकार दोनों तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर दी। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे बिल्स भी लाए थे, बहुत सारे कानून लाए जो बहुत फेमस है, उसके बारे में बात करेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बेसिक मेरा पॉइंट ये था कि गोलकनाथ के बाद क्या आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें सरकार ने क्या किया कि आर्टिकल 368 के टाइटल को चेंज कर दिया और बताया कि जो आर्टिकल 13 के जो डोमेन है उसमें आर्टिकल 368 से कोई भी अगर संशोधन हो रहा है तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉ को डिफाइन करता है तो लॉ के अंदर नहीं आएगा। मींस लॉ के अंदर वही पुराना जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से जो लॉ बन रहे थे वही रहेंगे, इसका लॉ नहीं आएगा। ये था मेरा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके रिस्पांस में इसको चैलेंज किया गया केशवानंदा भारती के द्वारा। केस पे ये भी चैलेंज हुआ, ऑल्दो केशवानंदा भारती दूसरे आर्टिकल पे चैलेंज किया था, उन्होंने आर्टिकल 25 का यूज करके चैलेंज किया था। वो उनकी कहानी बताऊंगा कभी आपको, लेकिन मेन समझना ये है कि आर्टिकल 24 जो है इसके रिस्पांस में जो केस आया था वो था केशवानंदा भारती केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, पर ये संशोधन जो होगा वो उसका जो पावर होगा पार्लियामेंट के पास वो अनलिमिटेड नहीं होगा। मतलब कि पहले एक रेंज फिक्स नहीं था कि हाँ यहाँ तक संविधान में संशोधन किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास इतना पावर है, वो पावर इनडेफिनिट पावर था। लेकिन अब केशवानंदा भारती केस के बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पावर को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया और कहा गया कि आप संविधान में संशोधन करिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप करिए, आपके पास पावर है संशोधन करने का, लेकिन आपको संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल ढांचा है, उसको आपको चेंज नहीं करना होगा। अगर आप उसको से छेड़खानी कर रहे हैं तो आपका जो लॉ है, जो संविधान से जो संशोधन किए हैं, वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड हो जाएगा। ये केशवानंदा भारती केस था।
आप इसे तब तक उतार लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और किस केस में? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 केस। बेसिकली केशवानंदा भारती के केस को मैं थोड़ा बहुत अगर आपको डिटेल में बताऊं तो क्या हुआ था कि आर्टिकल इनका बेसिकली केस ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो एक थी, तो इनका जैसे कि एक मठ हुआ करता था, ये एक मठ के में हेड हुआ करते थे, तो उस मठ का बहुत सारा प्रॉपर्टी था, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो गया था? एक्वायर कर लिया गया था। वो प्रॉपर्टी क्या किया गया था? एक्वायर कर लिया गया था स्टेट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा। तो उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 26 का यूज करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है कि अगर आप रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से आपके पास अगर कुछ वो लैंड वगैरह है या प्रॉपर्टी है, तो उस पे स्टेट आपको जाके आप उसका एक्विजिशन नहीं कर सकती है। तो उन्होंने आर्टिकल 26 का यूज किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26 वॉयलेट हुआ है, और उन्होंने स्टेट ऑफ केरला में केस किया था, हाई कोर्ट ऑफ केरला में केस किया। फिर वहां से जब उन्हें डिग्री नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस और फैलते गया और बहुत सारे एंगल्स उसमें जुड़ते गए, तो उसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एडेड हो गया। बेसिकली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए चैलेंज हुआ क्योंकि गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है संविधान में संशोधन करने के लिए, लेकिन फिर भी ये संशोधन किया गया था। फिर उस केस में, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जजेस की बेंच, ये 13 जज की बेंच थी, 13 जज की बेंच थी, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है। अभी तक की सुप्रीम कोर्ट की अगर सबसे लंबी बेंच की बात करें तो इसी केस की बेंच थी, केशवानंदा भारती केस। और इसमें जो वर्डिक्ट आया, वर्डिक्ट में आया 7:6 का रेशियो में आया, 7:6 के रेशियो में आया। इसका मतलब 7 का मत अलग था और 6 का मत अलग था। तो बेसिकली इन्होंने वर्डिक्ट गवर्नमेंट के फेवर में सुनाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आता है कि उनकी जो पावर होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, मतलब उस पे लिमिटेशन होगा। वो क्या होगा? लिमिटेड पावर होगा। और यहाँ से कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट निकल के आया वो क्या आया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट आया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन मतलब संविधान का एक अपना एक मूल ढांचा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अगर आप संशोधन कर भी रहे हैं तो आप करिए, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप कर रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली अगर आप कह सकते हैं कि वो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल्दो ये बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं किया गया अभी तक, मैं आपको बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस लगा करके इसके कुछ डेफिनेशंस पे आया जाए तो ये है कि वैसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अगर जिन्हें हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने कैरेक्टर को लूज कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपने कैरेक्टर को लूज कर देगा। अगर हम बात करें कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है, सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रमोट करता है, तो ये सारे जो पावर्स मिल रहे हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पावर्स है। ये हमारे देश के एक नेचर, हमारा संविधान एक नेचर प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, हमारा देश ऐसा ऐसा होगा। अगर मान लीजिए हम कह दें कि ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो दिक्कत है। वो हमारे जो कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, वो उसको क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, उसको हम लूज कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी एक तरह का क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सेक्युलरिज्म क्या हो गया? एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो गया? एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपका ये कह सकते हैं कि जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इनके बीच में जो रिलेशन है ये भी एक तरह का क्या? बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू में आता है, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। अब ये जो था केशवानंदा भारती केस था, इसके रिस्पॉन्स में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि सरकार जो थी इंदिरा गांधी की, उसने
कैसे मतलब एक ऑथोरिटेरियन अप्रोच को यहाँ पर भी अपनाया था, तो उसको भी हम देखते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो केशवानंदा भारती केस के बाद पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। अब ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें जो बहुत सारे चेंजेस किए गए सरकार ने, तो वो सारे चेंजेस को हम नहीं पढ़ रहे, हम बस वो चेंजेस को पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए यहाँ पे प्रेजेंटली इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने दो क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 इन आर्टिकल 368। इन्होंने क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 को आर्टिकल 368 में इंट्रोड्यूस किया। तो आर्टिकल 368 में जो क्लॉज 4 था वो ये कह रहा था कि इट टुक अवे द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जुडिशरी। इसने कहा कि अगर आर्टिकल 368 का यूज करके हम संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं, अब ये संशोधन सही है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं, अब ये जुडिशरी इसको डिफाइन नहीं करेगी, जुडिशरी इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये क्लॉज उसको एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया। मतलब जो भी ये भी संविधान में जो आप संशोधन करेंगे उस पे ये क्लॉज क्या कर रहा था, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। मतलब सरकार का बेसिकली कह रहा था कि हम कुछ भी करें, मेरा सब डिसीजन सही है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5 ये कह दिया, इसका भी देखिए कि ये नो लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसने कह दिया कि पार्लियामेंट अगर कोई संशोधन कर रही है तो उसका जो पावर लिमिटेड किया गया था केशवानंदा भारती केस में, उसने से चेंज करके क्या कह दिया कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा। पार्लियामेंट केस में को जो मन करेगा, जितना दूर तक मन करेगा, जैसे मन करेगा वो उतना दूर तक अमेंड करेगी। तो ये दोनों तो एक तरह से देखा जाए तो इसके वर्ड्स और नेचर है वो भी हमें लग रहा है कि गैर संवैधानिक है। तो इस नियम को हटाया गया था। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का वो भी केस था मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसको हटाया गया था। मिनर्वा मिल्स केस 1980, द वर्क प्रोविजन में से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसे बताता हूँ। मिनर्वा मिल्स केस, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके रिस्पॉन्स में मतलब उसने कहा कि ये जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जिसने ऐड किया था 368 में, जो मैंने बताया आपको, उसके अगेंस्ट में एक केस आया मिनर्वा मिल केस, जो कि इसने क्या कहा कि इसने कहा कि क्लॉज 4 और 5 जो आर्टिकल 368 में है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। और क्यों कहा इसने, आखिरकार जुडिशरी अगर कह रही है, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है तो कोई कारण होगा कहने का। तो उसने कहा कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वायलेट्स, तो बोला कि इसमें जो मूल ढांचा है संविधान को उसे वायलेट कर रही है। तो उसने कहा कैसे कर रही है, तो बोला कि बाय टेकिंग अवे द जुडिशियल रिव्यू। और हमने स्टार्टिंग में देखा था जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में आता था। आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 2 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आर्टिकल 13 को वायलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 पूरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। मैंने बताया कि वो पूरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं लगाएंगे तो हो सकता है ना कि संविधान में जो संशोधन है वो फंडामेंटल राइट्स में हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था, खत्म कर रहा था। तो उसने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हटा रहा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा क्या था कि एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस अमंग द थ्री ऑर्गन्स। अब बोला कि ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो बैलेंस है उसको ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो प्रोविजंस थे सब क्लॉज 4 और 5 के, उससे क्या किया गया, हटा दिया गया। और ये था मिनर्वा मिल केस। और यहाँ तक बेसिकली जो केसेस आते हैं वो यहाँ तक आते हैं। तो प्रेजेंटली जो अभी का सिनेरियो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल 368 का आप यूज कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को अमेंड करने का, बट जो पावर है वो क्या है, लिमिटेड है। और वो पावर आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू पे मैंने बात बताया कि क्या हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, तो उससे रिलेटेड जो सारे केसेस थे उससे मैंने बता दिया आपको। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 14 में आपको रूल ऑफ लॉ समझना होगा, प्रोसेस
उसके बाद दो तरीके के उसमें नियम होते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसे समझना पड़ता है और एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसे समझना पड़ता है। दोनों में अंतर क्या है और हम किसे फॉलो करते हैं ये समझना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस है उसे समझना पड़ेगा, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है इसे समझना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, इसको समझ लेंगे तो हमारा फंडामेंटल राइट्स बहुत हद तक खत्म हो जाता है आर्टिकल 14 पढ़ने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो बेसिक जजमेंट्स है वो आर्टिकल 14, 13, 12 इसी से रिलेटेड है, और फिर हम 14 के बाद 15, 16, 17 और इसी तरह हम आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स को आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो ये था मेरी आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।